ओके डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे पर्यावरणीय आत्मनिर्भरता के ऊपर। पर्यावरणीय आत्मनिर्भरता, इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या चीज है। अब जैसे कल हमने पढ़ा था बायोटिक एबायोटिक, बायोटिक एंड एबायोटिक, मतलब जैविक कंपोनेंट्स, जैविक और अजैविक संगठक। इसके बारे में हमने कल पढ़ा था कि पर्यावरण के अंदर ये भी एक इकाई है और पर्यावरण में आने वाली हर एक चीज के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो जैविक और अजैविक संगठक क्या चीज है? जैविक के अंदर वे संगठन जिसके हमने बातें की थी, जैसे मनुष्य है ना, जीव जंतु पशु पक्षी, ये सब चीजें आती है। अजैविक के अंदर जैसे लवण है, धाराएं हैं, हवा है, प्रकाश है, ये सब अजैविक संगठन के अंदर आते हैं। लेकिन यह है कि ये दोनों एक दूसरे से पृथक नहीं हो सकते। जैविक और अजैविक अपने आप में, जैविक और अजैविक अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, अर्थात ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैविक और अजैविक अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, अर्थात ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ये बात तो आपको उसी समय क्लियर हो गई, स्पष्ट हो गई थी जब हमने अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था, है ना। वे अवस्थाएं एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, बिना एक दूसरी अवस्था के एक दूसरी अवस्था का कार्य नहीं चल सकता। इस तरह से हम जब एक एक चीज को, पर्यावरण की को समझने की कोशिश करते हैं तो घूम फिर करके वही बात हमारे सामने आती है कि ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं, इनको पृथक नहीं किया जा सकता, स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे के बिना इनका कार्य नहीं चलता। अर्थात जैसे कि उदाहरण के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर हम इसको इस तरह से समझते हैं के तौर पर एक प्राणी का जीवन जल पर आश्रित है। जल पर आश्रित है, अर्थात जल के अभाव में वह प्राणी अपना जीवन चक्र
पूर्ण नहीं कर सकता। ठीक है, जल के अभाव में वह प्राणी अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता। इसका मतलब जल जो है, इसका मतलब क्या हुआ, प्राणी एक जैविक संगठक है, जैविक संगठक है। ठीक, जल अजैविक संगठक है। अजैविक संगठन है। ठीक, अब प्राणी जल के बिना ये अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि ये जैविक जो संगठक है इस अजैविक संगठक से पृथक नहीं हो सकता। अगर पृथक करने की कोशिश करें या फिर ये संगठक भी अपने अपने स्तर के अनुसार स्वतंत्र रहने की प्रक्रिया करते हैं या किसी तरह की गतिविधि करते हैं, तो इसका मतलब यह होगा कि एक समय पश्चात यही अपना समूल नष्ट कर लेंगे, अर्थात पृथ्वी पर से इन जैविक और अजैविक संगठकों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो ये इसका मतलब यह है कि ये आपस में बंधे हुए हैं, एक दूसरे से संपूरक है। जैसे हमने उसके अंदर पढ़ा था, इसमें अवस्थाएं जो थी वे अवस्थाएं ही हमारी पूरे संपूर्ण पर्यावरण की व्याख्या करती है, अर्थात पूरा पर्यावरण इसके अंदर सिमटा हुआ होता है। अब आत्मनिर्भरता जैसे हमने बनाई थी, वो देखी थी अवस्थाएं। पर्यावरण को हम अवस्थाओं के माध्यम से भी समझा जा सकता है। किनके माध्यम से समझा जा सकता है? अवस्थाओं के माध्यम से। अब ये अवस्थाएं कौन सी थी, आपको ध्यान होना चाहिए। एक कौन कौन सी थी देखें। पहला मानव अवस्था, मानव अवस्था। अब मानव अवस्था से तात्पर्य आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मानवीय प्राणी इस अवस्था के अंदर आते हैं। मानव प्राणी इस अवस्था के अंदर आते हैं। मानव अवस्था, मानव अवस्था, इसके अंदर वे सब व्यक्तियों का जीवन सरोवर होता है, जो व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि संपूर्ण जगत में रहने वाले मनुष्य को इस अवस्था के अंदर सम्मिलित किया जाता है। दूसरी अवस्था हमारी होती है, अब मानव अवस्थाओं के जो कार्यकलाप में सब कुछ है, ये तो है नहीं कि वो केवल मानव अवस्था से ही सरोवर होता है ना। अब अभी देखते हैं सारी अवस्थाओं के द्वारा। जीव मानव अवस्था के बारे में आती है जीव जंतु अवस्था, जीव जंतु जानवर अवस्था। अब जीव जंतु जानवर अवस्था के अंदर हर प्रकार के पशु पक्षी आ गए, जानवर आ गए, सब इसमें मांसाहारी भी आ गए, शाकाहारी भी आ गए, वे सब अवस्थाएं इसके अंदर आ गई। जानवर अवस्था, अब हम कहें कि नहीं ये जीव जंतु जानवर अवस्था है, ये भी अपने आप में स्वतंत्र कोई सी भी नहीं है, ये परतंत्र है, एक दूसरे के बिना एक दूसरी अवस्था का कार्य संभव नहीं है। तीसरी अवस्था आती है हमारी वनस्पति अवस्था, वनस्पति अवस्था। चौथी अवस्था है हमारी पदार्थ अवस्था, पदार्थ अवस्था। अब यहां देखते हैं मनुष्य को इन तीनों अवस्थाओं के बिना जीवन नहीं जी सकता। इन तीनों अवस्थाओं के आधार पर ही वो अपना जीवन चक्र पूरा
कर सकता है। जैसे उसे दूध दही चीजों की जरूरत पड़ती है, मांस की जरूरत पड़ती है, वो भी खाद्य पदार्थों की जरूरत पड़ती है, तो वो अपने खाद्य श्रृंखला को इन अवस्थाओं के माध्यम से पूरा कर पाता है, जीव जंतु जानवर अवस्था के माध्यम से। अब जीव जंतु जानवर अवस्था है, यह भी अपने आप में संपूर्ण नहीं है, क्योंकि शाकाहारी जो जीव जंतु होते हैं, आज आप देख रहे हैं पर्यावरण के अंदर इतने विध्वंसकारी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, जो कि मनुष्य इसका जिम्मेदार होता है। वो जीव जंतु जानवर अवस्थाओं के जो जंगल में विचरण करने की उनका जो स्थल था, उनको इन्होंने नष्ट कर दिया, तो आज ये जीव जंतु इनके ऊपर निर्भर हो चुके हैं। तो इनके बिना भी आज, क्योंकि पर्यावरण में उथल पुथल मची हुई है, कहाँ पर जल का अभाव है, हमारे जो चक्र था पर्यावरणीय वो उनका संतुलन खराब होने की वजह से आज इनका भी जीवन स्तर संकट में है। तो ये एक दूसरे के परिपूरक हैं। अब ये दोनों जो अवस्थाएं बचती हमारी, वनस्पति अवस्था और पदार्थ अवस्था, ये दोनों अवस्थाएं एक ऐसी है जो लेती नहीं है कुछ भी, देती ज्यादा है, देती ही देती है। अब मनुष्य इतना ज्यादा स्वार्थी हो चुका है कि वो इन तीनों अवस्थाओं के बारे में सोचना विचारना ही बंद कर दिया। वो चाहता है इनसे लेना ही लेना चाहता है, इनको देना नहीं चाहता। देने के रूप में क्या होता है, इनका संरक्षक होना चाहिए, इनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी मनुष्य की होनी चाहिए। मनुष्य को यह होना चाहिए कि मेरा जीवन चक्र इन तीनों अवस्थाओं के अभाव में वो भी पूर्ण नहीं है, इन तीनों अवस्थाओं के माध्यम से मैं अपना जीवन चक्र भी पूरा कर सकता हूं। अब पदार्थ अवस्था किस तरह से मानव अवस्था का मानव अवस्था की सहायक बन सकती है। मनुष्य को रहने के लिए घर चाहिए। अब घर के लिए उसमें जो ईंट पत्थर निर्माण की आवश्यकता पड़ती है, निर्माण में ईंट पत्थरों की चूने की आवश्यकता पड़ती है, वो पदार्थ अवस्था में आती है ना। तो हर चारों अवस्थाओं के अंदर गुण है किसका, कंपोज्ड एंड डिस्कम्पोज्ड का। इनमें अपने आप ही इनका निर्माण होता है, उत्पन्न होने का और विघटन होने का। हाँ, तो पदार्थ अवस्था है वो मनुष्य की सहायिका होती है। वो अपने पदार्थ वस्तुओं के माध्यम से मानव अपने जीवन चक्र की सुख सुविधाओं को पूरा कर पाता है। अगर ये चीज नहीं होती है तो मनुष्य खतरे में है। तो आज पदार्थ अवस्था के बारे में मनुष्य इतना ज्यादा अनभिज्ञ हो गया है कि वो इसकी संरक्षक न बन करके बल्कि इसका पतन करने पे तुला हुआ है। वो इस बात को भूल गया है कि आने वाली जो पीढ़ी है वो किस तरह से अपने जीवन चक्र को पूरा कर पाएगी। तो ये पदार्थ अवस्था इस तरह से इसकी सहायक है। अब पदार्थ अवस्था मनुष्य अवस्था के ऊपर या जीव अवस्था के ऊपर या वनस्पति अवस्था के ऊपर भी निर्भर। अब वो किस तरह से अवस्था है, यदि मनुष्य इन वस्तुओं का उपयोग करता है, उपयोग करने के बाद में उनकी एक समय सीमा होती है जहां पर पदार्थ अवस्था ही उसका डिकम्पोज करती है और वो वापस इस अवस्था में आकर के मिल जाता है। जैसे कि एक पत्थर या ईंटों के माध्यम से मकान का निर्माण किया जाता है, तो पदार्थ अवस्था एक दूसरे की सहायिका बन करके एक बड़ी वस्तु का निर्माण कर देती है, लेकिन समय सीमा के बाद में उसमें अपने आप ही विघटन होना शुरू हो जाता है और वो अपने एक छोटे अणु के रूप में वापस आ जाती है। फिर उसमें डिकम्पोज होकर के कंपोज होती है, व्यक्ति उसको कोई सा भी रूप दे दिया जाता है। वनस्पति अवस्था भी इसी तरह से होती है कि वनस्पति अवस्था में भी डिकम्पोजिशन होता है। अब एक समय अंतराल के बाद में इनका भी विघटन होता है और ये पदार्थ अवस्था के अंदर में खाद रूप बन करके पदार्थ अवस्था में मिल जाती है। जीव अवस्था है, जानवर अवस्था है, वो वनस्पति अवस्था और पदार्थ अवस्था की सहायिका होती है, क्योंकि वनस्पति अवस्था के माध्यम से जीव जंतुओं को भोजन श्रृंखला का पूरा करने का श्रेय प्राप्त होता है। तो जीव जंतु इनके माध्यम से अपने जीवन चक्र को पूरा करते हुए वनस्पति अवस्था रूपी खाद प्राप्त होता है। खाद से बीज का निर्माण या फिर वो जैसे उपजाऊ मिट्टी बनती है तो वहां से बीजों का निर्माण होता है, जो पदार्थ अवस्था और वनस्पति अवस्था की सहायिका होती है।
इस प्रकार से ये तीनों अवस्थाएं, चारों अवस्थाएं एक दूसरे की सहायिका होती है, पूरक होती है, जैसे कि हमने जैविक और अजैविक संगठक को समझा था। तो ये तरीका है कि हम किस तरह से जैविक और अजैविक संगठन को समझ सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे की पूरक होती है, इनके बिना एक दूसरे का जीवन स्वतंत्र नहीं है। जैसे अजैविक में अबायोटिक के अंदर ऑक्सीजन आती है, गैस आती है, जैसे कि जल है, जल के बिना जीवन, इन तीनों अवस्था मतलब न तो पदार्थ अवस्था में आ गई, वनस्पति अवस्था का भी, जैसे हमारा पदार्थ अवस्था है, पदार्थ अवस्था है ना। अब चार अवस्थाएं थी, इनको दोनों अवस्थाओं में बांटा हमने, कौन कौन सी, बायोटिक एंड एबायोटिक, बायोटिक एंड एबायोटिक। जी, जैविक और अजैविक, जैविक और अजैविक, इन दोनों के अंदर बांट दिया। और वैसे हम देखते हैं, इनका थोड़ा वर्गीकरण करते तो ये चार अवस्थाएं आ जाती है। अब जैविक के अंदर तीनों अवस्थाएं आती है हमारी, कौन कौन सी आती है, मानव अवस्था आती है, ठीक, पशु पक्षी अवस्था आती है, या जीव अवस्था है, प्राणी अवस्था, जानवर अवस्था, पशु पक्षी या जानवर अवस्था। एक आ गई हमारी वनस्पति अवस्था, वनस्पति अवस्था। ये तीनों अवस्थाएं इसका चक्र को पूरा करती है। और इसके अंदर अजैविक के अंदर कौन कौन सी आती है, इसको बोलते हैं पदार्थ अवस्था। पदार्थ अवस्था इसके अंदर आती है, ठीक है, अजैविक के अंदर। अब एक लिया हमने पदार्थ अवस्था में, जैसे जल है। अब जल इन तीनों ही अवस्था को चाहिए। अगर पदार्थ अवस्था इनकी सहायिका नहीं बनती है तो इन तीनों अवस्था का ही अस्तित्व नहीं रहेगा, इनके बिना इनका जीवन चक्र कभी पूरा नहीं हो पाएगा। फिर आता हमारा गैस, गैस के अंदर हर तरह की गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है ना, नाइट्रोजन है, ये सब चीजें इनमें आती है, जो कि बिना ऑक्सीजन के इन तीनों अवस्थाओं का ही जीवन खतरे में पड़ जाएगा, ठीक है। तो गैसेज भी इनके लिए लवण है, तो इनके बिना भी इन तीनों अवस्थाओं का अस्तित्व खतरे में होगा। तो इस प्रकार से इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप न करके एक संगठित रूप करके हमने किया, बायोटिक एंड एबायोटिक, जिसमें ये अवस्थाओं के माध्यम से इसको आसानी से समझा जा सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के यह है कि जैविक और अजैविक एक दूसरे की सहायिका होती है, परस्पर ये अपने जीवन चक्र को पूरा करने में एक दूसरे की मदद करती है, इनको पृथक नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये पर्यावरण की एक चक्रीय व्यवस्था है, उसकी संरचना में सहायिका होती है। तो इस प्रकार से ये बायोटिक एंड एबायोटिक का जीवन चक्र चलता रहता है, कभी ये शून्य में नहीं जा सकती, क्योंकि इनमें कंपोजिशन और डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया सतत जारी रहती है, ये कभी भी शून्य में नहीं जा सकती। इनमें कंपोजिशन और डिकम्पोजिशन मतलब संगठक और असंगठक की प्रक्रिया सतत जारी रहती है और अपने जीवन चक्र को ये पूर्ण एक दूसरे की सहायक बनकर के करती है। तो इस प्रकार से हमारे पर्यावरण की ये संरचना में सहायक होती है, ठीक है। इतना